एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है और मॉनसून को उसका लाइफ ब्लड। मॉनसून्स में कोई भी वेरिएशन आता है तो उसका असर सीधा हमारी इकोनॉमी पर आता है। एक एग्रेरियन इकोनॉमी होने के कारण ऑन एन एवरेज इंडिया की 18% नेशनल इनकम एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से ही आती है। और जब इंडिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ज्यादा डिपेंड करती है तो सबकी नजर आईएमडी के मॉनसून फोरकास्ट पर क्यों ना हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 96 से 106% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि एलपीए और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 92 से 108% ऑफ एलपीए का रेनफॉल नॉर्मल माना जाता है। एलपीए ऑफ रेन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में एक गिवन इंटरवल मंथ और अ सीजन में कितना रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है जिसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड एवरेज किया जाता है। और हाल ही में जारी किया हुआ आईएमडी से फोरकास्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और इंडिया के रूरल पॉपुलेशन के लिए एक खुशखबरी है। देखा जाए तो इंडिया का 55% फार्म आउटपुट बारिश पर डिपेंडेंट है। बम्पर फार्म आउटपुट बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और रूरल एरियाज में कंज्यूमर डिमांड को भी एक बूस्ट करेगा। अभी भी इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करता है और जब रूरल एरियाज में डिमांड पिक होती है तो वहां के लोगों की इनकम पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये सब देश के लिए एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक आउटलुक क्रिएट करता है और इन टर्न रूरल एरियाज और एग्रीकल्चरल कम्युनिटी को केटर करने वाली कंपनीज को एक लिफ्ट दे सकता है। इसका सीधा असर हम उन कंपनीज के स्टॉक प्राइस पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी आईएमडी द्वारा नॉर्मल मॉनसून्स की अनाउंसमेंट भी हुई है मार्केट ने तब गेन्स दिए हैं। ये आप इस टेबल में दिए गए डेटा के थ्रू देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 सेक्टर्स से रिलेटेड 6 ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो अच्छे मॉनसून्स के दौरान पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे। इस वीडियो में हमने 29 जून 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। एग्री बिजनेसेस, जाहिर है अच्छा मॉनसून डायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के आउटपुट को अफेक्ट करता है। एग्री बिजनेसेस हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एग्रोकेमिकल्स, इंटीग्रेटेड फार्म सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। कई एग्रीकल्चरल कंपनीज एग्री इनपुट्स जैसे कि हाइब्रिड सीड्स के रिसर्च और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छी बारिश इन प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाती है। फसल को इंसेक्ट्स, वीड से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में उपयोग होता है। फर्टिलाइजर्स भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छी बारिश इस सेक्टर के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है जो इस सेक्टर के कंपनीज के बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 2 एग्री बिजनेसेस को कवर किया है जो अच्छे मॉनसून से बेनिफिट कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी जिसको आज हम इस सेक्टर में कवर करने वाले हैं वो है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड के बाद ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूसर है। क्योंकि नुजीवीडू सीड्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, हमने कावेरी सीड्स लिमिटेड को यहाँ कवर किया है। कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड इंडिया के मेन क्रॉप्स पर फोकस करने वाली लीडिंग हाइब्रिड सीड मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से एक है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो हमारे फार्मर्स को क्रॉप रोटेशन के समय एक क्रूशियल सपोर्ट देता है। इसके साथ साथ कावेरी सीड्स का पैन इंडिया ऑपरेशंस और वेल एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और R&D पर एक्सटेंसिव फोकस उनको एक कंपेटिटिव एज देते हैं। सेल्स को बूस्ट करने के लिए कंपनी 15 स्टेट्स में 15,000 कस्टमर टच पॉइंट्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा कंपनी 20 साइंटिस्ट के द्वारा अपने 600 एकड़ लैंड पे सीड्स का R&D करती है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट पीटी यानी कि HTBT कॉटन सीड्स का मार्केट में सेल। इलीगल सीड पैकेट की सेल 2020 में 30 लाख से बढ़कर 2021 में 75 लाख हो गई। इसकी वजह से कंपनीज के रेवेन्यूज हिट हो रहे हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-day सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-day SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है।
RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये फर्टिलाइजर सेगमेंट में लार्जेस्ट मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। इसके साथ साथ ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया की लीडिंग एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है अक्रॉस द फार्मिंग वैल्यू चेन। कोरोमंडल इंटरनेशनल अराउंड 3 मिलियन फार्मर्स को उनके एग्री प्रोडक्ट्स और फार्मिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रॉप एडवाइजरी, सॉइल टेस्टिंग एंड फार्म मैकेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो ग्लोबल फूड कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। फूड डिमांड के राइज से और साथ ही में दूसरे फैक्टर्स जैसे कि चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स और होलिस्टिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए ये सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कंपनी के सामने सबसे बड़ा रिस्क है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का रेगुलेटेड होना और रॉ मटेरियल के वॉलेटाइल प्राइसेस से एक्सपोजर होना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने के कारण ये काफी कंट्रोल्ड भी रहती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस ना बढ़ें इसलिए इनके मैन्युफैक्चरर्स को एडिशनल सब्सिडी देती है अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर होने के कारण कंपनी की रॉ मटेरियल्स जैसे कि रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम के लगभग 70% बनाती है जिसके कारण इन सब्सिडीज और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल में कोई स्टीप चेंज आता है तो कंपनी के मार्जिन स्ट्रांगली हिट हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे जो अच्छे मॉनसून से पॉजिटिवली अफेक्ट होगा, FMCG। जब भी IMD नॉर्मल मॉनसून का फोरकास्ट करती है FMCG सेक्टर में राइज इन डिमांड देखने को मिलता है क्योंकि रूरल पॉपुलेशन की इनकम लेवल बढ़ती है। इंडियन विलेजेस का FMCG कंपनीज के टोटल सेल्स में 35% कॉन्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल मॉनसून होने से इस सेक्टर में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स और कमोडिटीज जैसे कि व्हीट एटसेट्रा के कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं जो कंपनीज के मार्जिन्स और रेवेन्यू को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम इस सेक्टर की टॉप 2 मार्केट कैप रखने वाली कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंपनी जिसको आज हम इस सेक्टर में कवर करेंगे वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द 4 मोस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है जो FMCG सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। इसमें कंपनी का प्राइमरी बिजनेस होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट से आता है। कंपनी ने ओवर द इयर्स कई सारे ब्रांड्स क्रिएट किए हैं जो अभी अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स बन चुके हैं। इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी उनके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करती आ रही है। कंपनी के पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें होम केयर 31%, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 40% और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स 29% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ मर्जर होने के बाद HUL उसके मार्केट शेयर को तेजी से बढ़ाने में क्षमता रखता है। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है इनको FMCG सेक्टर में मिलती इंटेंस कंपटीशन। FMCG सेक्टर में दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स सालों से एक्टिव हैं। HUL को सोप्स, डिटर्जेंट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड पैकेज फूड्स जैसे सेक्टर्स में मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री के साथ इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। दूसरी कंपनी है ITC लिमिटेड। ITC इंडिया की वन ऑफ द 4 मोस्ट प्राइवेट कंपनीज में से एक है। कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है जो FMCG इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड स्टेशनरी, अगरबत्तीज एंड सेफ्टी मैचेस, सिगरेट्स एंड सिगार्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस एंड IT जैसे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी ने ओवर द इयर्स कई सारे ब्रांड्स क्रिएट किए हैं जो अभी अपने अपने सेगमेंट में लीडर्स बन चुके हैं। इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी उनके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करती आ रही है।
कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उनका एग्री बिजनेस यूनिट, जो उनके दूसरे मेजर बिजनेस सेगमेंट्स जैसे कि सिगरेट्स और एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। और आईटीसी के पास देश का सबसे बड़ा फार्मर्स का नेटवर्क है, जो कंपनी के हाई मार्जिन्स को मेंटेन करने में और सप्लाई चेन में मिनिमल इश्यूज होने में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है। साथ ही साथ इनका सिगरेट बिजनेस सेगमेंट एबिलिटी रखता है हाई कैश जनरेट करने की, जो कंपनी डिप्लॉय कर सकती है उनके एफएमसीजी, होटल्स और दूसरे बिजनेसेस डेवलप करने के लिए। आईटीसी के पास डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो उनके बिजनेस रिस्क प्रोफाइल को इंप्रूव करती है। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है उनका सिगरेट बिजनेस पर ओवर डिपेंडेंस। आईटीसी ज्यादातर अपना प्रॉफिट इस बिजनेस सेगमेंट के थ्रू ही लाती है। और तो और कंपनी के टोबैको और सिगरेट बिजनेस के ऊपर एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। इसके साथ अगर आप देखें, इंडिया की सिगरेट इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट से कंपनी की ग्रोथ होने के प्रॉस्पेक्ट्स कम होते जा रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। अब आते हैं लास्ट सेक्टर पे, जो अच्छे मॉनसून से पॉजिटिवली अफेक्ट होगा। ऑटोमोबाइल। अच्छी बारिश का सीजन रूरल एग्रीकल्चरल हार्टलैंड में टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स और लो कॉस्ट फोर व्हीलर्स की डिमांड को पुश कर देता है। रूरल मार्केट्स ऑटो कंपनीज के 1/3 ऑफ सेल्स के लिए जिम्मेदार हैं। रेन गॉड्स की ब्लेसिंग से ऑटो कंपनीज नेक्स्ट क्वार्टर में अपने सेल्स और मार्जिन्स बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो उनके स्टॉक परफॉर्मेंस पे पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट कंपनी जिसको आज हम इस सेक्टर में कवर करने वाले हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। हमने इस सेक्टर में हीरो मोटोकॉर्प को इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज ये टू व्हीलर सेगमेंट में लीडिंग प्लेयर है, और इसके साथ साथ कंपनी का इस सेगमेंट में मैक्सिमम रेवेन्यू रूरल एरिया से ही आता है। कंपनी लगातार 19 साल से वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम रही है। कंपनी के पास बाइक सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे कि स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर, और स्कूटर के सेगमेंट में जाने माने ब्रांड्स जैसे कि प्लेजर, माइस्ट्रो है। हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री का 37.04% मार्केट शेयर कवर करती है, और इसमें से 50% रेवेन्यू रूरल एरियाज में से आता है। इसका मतलब है कि जब हेल्थी मॉनसून्स की वजह से फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करती है, तो वो साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स को भी बूस्ट देते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पर ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, और उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन उनको एक एज देती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा कंपनी ने एथर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है। इसके साथ में कंपनी का अपना भी इंटरनल इंक्यूबेशन सेंटर है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को डेवलप करने में फैसिलिटेट करेगा। कंपनी का एक वीकनेस है कंपनी का पिछले कुछ सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी के अच्छे मार्केट शेयर होने के बावजूद भी उनका सेल्स ग्रोथ काफी लो है। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स सिर्फ 0.65% से कंपाउंड हुआ है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। दूसरी कंपनी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। ऑल्दो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, बट हमने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड को इस वजह से सिलेक्ट किया है बिकॉज कंपनी का अराउंड 77% रेवेन्यू एग्री मशीनरी के सेगमेंट से आता है। एस्कॉर्ट्स इंडिया की एक लीडिंग इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है, जो एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। रिसेंटली कुबोटा कॉर्पोरेशन ने कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज करके 44.8% कर दिया। इसके साथ कंपनी ने अपना नाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से रीब्रांड करके एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कर दिया था। कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू EAM सेगमेंट यानी कि एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी से आता है। कंपनी डोमेस्टिक ट्रैक्टर के सेगमेंट में 11.4% का मार्केट शेयर कवर करती है। अब ट्रैक्टर्स की डिमांड डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर। एक नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल फार्मिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करता है, और साथ ही में ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए भी ये एक पॉजिटिव साइन कंसिडर किया जाता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हेल्थी मार्केट पोजीशन और साथ ही में इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हालांकि नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का एक हेल्थी प्रेजेंस है, पर कंपनी साउथ इंडिया में भी अपना मार्केट शेयर गेन कर रही है। कंपनी एग्री मशीनरी के अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन में भी काम करती है।
ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स में डाइवर्सिफिकेशन एस्कॉर्ट्स के लिए उनके बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करते हैं। कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है इनके रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील के प्राइसेस में दिखने वाली वोलेटिलिटी। हाई स्टील प्राइसेस और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की वजह से एस्कॉर्ट्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी कंप्रेशन देखने को मिला है और प्राइसिंग पार ना होने के कारण कंपनी हाई रॉ मटेरियल का कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थे वो सेक्टर्स और कंपनीज जो आने वाले मॉनसून सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.